हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बाद सारे सब्जेक्ट का आपको गोल कितना सेट करना है, आपका सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टारगेट होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, मॉक कैसे लगाना चाहिए, सब कुछ इसमें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार आप जरूर देखना। आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले, सीजीएल 2024 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ इसमें से जरूर ऐसा मिलेगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपको पता ही है कि 17,727 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें से आपको एक सीट कैसे लेना है उसका राज ना इसी वीडियो में छुपा हुआ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया अच्छे से तो जरूर आपका इसमें से एक सीट आपका होगा। ठीक है, अब विदाउट डिले किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो एग्जाम जो होता है लगभग अप्रॉक्स प्री के बाद 2 महीने का टाइम आपको मिलता है। तो दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो आप मान के चलो कि 60 से 70 दिन के आसपास का टाइम है आपको पूरा सीजीएल मेंस करने के लिए। ठीक है, तो 60 दिन काफी है क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है। जो प्री का सिलेबस है वही सिलेबस मेंस में होता है। तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है चीजों को, और अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपने सीजीएल 2024 प्री एग्जाम दे लिया होगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो जो पेपर का मैंने लेवल देखा और जो बच्चों से मैंने बात की और उनसे पता चला कि क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ होगा ना वो 17,700 वैकेंसी के लिए वो यूआर कैटेगरी की 140 से 145 के बीच रहने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 135 से 140 के बीच कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी का 120 से 125 और एसटी का 115 से 120। ठीक है, ये कट ऑफ आपका जाने वाला है। देखो मैंने इसको हायर साइड में लिया है, तो कट ऑफ जो है इससे मुझे लगता है थोड़ा सा कम ही रहेगा। कभी भी ये है कि कट ऑफ 145 से कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। हो सकता है कि 140 से थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा कट ऑफ, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कट ऑफ को थोड़ा सा हायर साइड में लिया है। अब वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजें मिलेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में आपको गिव अवे भी मैं देने वाला हूं। चैनल रिकवर होने के बाद ये पहला वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, तो उसी खुशी में गिव अवे मैं करने वाला हूं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मेरा चैनल हैक हो गया था और 2-3 दिन तक का टाइम लगा है उसको रिकवर करने के लिए। तो चलो उसी खुशी में मैं 5 लोगों को गिव अवे दूंगा। जो बुक्स आपको दिख रहे हैं आपको वही बुक्स मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ। सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 मेन से रिलेटेड ही बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या क्या है वो चीजें मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न बिना समझे आपको आगे नहीं बढ़ना है। गोल सेटिंग, गोल सेट कैसे करते हैं आपको अगर रैंक लाना है, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ। वीडियोस बताने वाला हूँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो फ्री वीडियो से। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के बारे में बताने वाला हूँ। मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करें वो बताने वाला हूँ। कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और साथ में एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। जो आपका जो रास्ता है ना एसएससी सीजीएल मेंस का, जो रास्ता है चलने का, क्लियर करने का, वो आपको बहुत आसान कर देगा। तो मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ वो रास्ता आपको कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं वीडियो बनाना है। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी पता है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि आपका प्री का एग्जाम जो है क्वालिफाइंग था, मतलब कि उसमें आपका मार्क्स उसका जुड़ेगा नहीं। आपका सिर्फ मेंस का जो मार्क्स है ना उसी के बेसिस पे आपका जो है मेरिट निकलेगा। अब मेंस में क्या क्या आ रहा है, टोटल आपको जो पेपर होगा 2 घंटे 15 मिनट का एक पेपर होगा पहला सेशन का। उसमें क्या क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग होगा जो कि 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 1 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मैथ करेगा और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग करेगा। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा ये दोनों सेक्शन बंद हो जाएंगे और आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा इंग्लिश और जीके का। ठीक है, और ये जो 30 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स रहेंगे। 3-3 मार्क्स का सही करने पे +3 मिलेगा और गलत करने पे आपको -1 मिलेगा। उसी तरह से जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा दूसरे घंटे में आपको इंग्लिश और जीके का और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खुल जाएगा, जिसमें 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे आपको जीके और करंट अफेयर्स के होंगे। तो टोटल अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 130 क्वेश्चन होंगे, जो कि 3-3 नंबर अगर जोड़ा जाए तो 390 मार्क्स का होगा। लेकिन 2 घंटे के बाद भी 15 मिनट का और आपका एक टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें और 60 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन इसका जो है मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको पास करना है, सिर्फ एक मिनिमम मार्क्स लाना है, उतना ले आए तो मतलब कि आप पास हो।
उससे अगर आपने कम लाया तो समझो कि इसमें आप कितना भी अच्छा मार्क्स ले आओ आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये 2 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होगा उसमें से 2 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट का टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे 15 मिनट लगातार होगा और 390 में से जो आपका टारगेट होना चाहिए, मैं बोलूंगा कि 340 टारगेट आपका होना चाहिए। अगर कोई भी अच्छे से तैयारी कर रहा है, एक टॉप पोस्ट चाहिए, एक अच्छी पोस्ट चाहिए, अपने लोकेशन पे चाहिए, तो 340 तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होगा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है टेस्ट का होता है, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है सिर्फ, ठीक है। फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जाएगा और 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में होगा। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन दिया होगा, एक पैसेज आएगा आपके कंप्यूटर पे, उसको टाइप करना होगा, ठीक है। जो स्पीड होगा अप्रॉक्स 27 स्पीड होता है, 30 वर्ड पर मिनट आप मान सकते हो कि 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करने हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी जो चाहिए, इसमें एक्यूरेसी काफी अच्छी चाहिए आपको। जो अगर जो सीपीटी पोस्ट, इसमें जो ना जो बहुत सारे पोस्ट होते हैं सीजीएल में, उसमें से जिस कुछ में सीपीटी और डेस्ट चाहिए होता है, उसमें एक्यूरेसी आपको होना चाहिए 95%। अगर यूआर कैटेगरी है तो 95% एक्यूरेसी होना चाहिए और बाकी के लिए 93% एक्यूरेसी होनी चाहिए। नहीं तो नॉर्मली क्या है 20, 25 और 30% है, ठीक है। एरर मैक्सिमम आप 20% एरर कर सकते हैं, यानी कि 80% एक्यूरेसी होना चाहिए बाकी पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे पोस्ट लाने हैं तो एक्यूरेसी आपका इतना होना चाहिए। उसी तरह से मैं आपको कंप्यूटर में बता दूं कि 60 में से अगर आपको सीपीटी वाले पोस्ट चाहिए, एएसओ सीएसएस, अच्छा सीपीटी वाले पोस्ट मैंने बता भी दिया, एएसओ सीएसएस है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, ये सब है। और डेस्ट वाले यूडीसी, सीबीएन, टीए, ये सब, टीए, सीबीडीटी, सीबीएसई, एसएसए, ये सब जो पोस्ट है ना अच्छे अच्छे पोस्ट, उसमें सीपीटी और डेस्ट चाहिए होता है। तो उसमें आपको 60 में ना यूआर कैटेगरी को 27 मार्क्स, 60 में यूआर को, ओबीसी को लाना था कितना, लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ 24, और बाकी कैटेगरी के लिए 21। तो आप मान के चलो कि 60 में कम से कम आपको 30 स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझो कि आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद एक होता है पेपर 2 होता है, जो कि अगले दिन होता है, और ये पेपर उन्हीं का होता है जो कि स्टैटिस्टिक्स जो पेपर होता है, जो जेएसओ को चूज ऑप्ट करते हैं, जेएसओ जॉब को, उन्हीं के लिए ये पेपर होता है, सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। उनका स्टैटिस्टिक का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का एक होता है, और रॉन्ग के लिए 0.5 माइनस होता है आपका, ठीक है। तो 2 पोस्ट के लिए जो फिलअप करते हैं ना, जेएसओ के लिए और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, उन्हीं का ये एग्जाम होता है, बाकी लोगों का ये एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिया कि क्या क्या चीजें हैं। टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है और साथ में आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसमें भी 60 में आपको टारगेट होना चाहिए कि 40 मार्क्स में लेकर के आऊं। मैंने लिखा नहीं, लेकिन 40 मार्क का आपको टारगेट करना चाहिए। अब हम चलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमको काम करना होता है कि उसका गोल सेट करना होता है। हम अपने आप को सेट कर ले भाई कि अब वहां पे जाना है तो मुझे कहां तक पहुंचना है, ये सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरुआत कर दी पर आपको पता ही नहीं डेस्टिनेशन की कहां पहुंचना है, तो आप ना इधर उधर भटक करके कहीं पे भी पहुंच जाओगे। तो आपको एक स्पेसिफिक टारगेट बनाना है कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है, तो वो टारगेट आपको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है गोल सेटिंग के लिए कि आपको सबसे पहले फेवरेट पोस्ट आपको चूज करना है। आपका कोई ना कोई फेवरेट पोस्ट तो होगा कि नहीं भाई ये पोस्ट मिल गया तो मैं बहुत, मतलब मेरा फेवरेट पोस्ट है, मुझे एकदम बहुत खुश रहूंगा मैं, सबसे अच्छा। जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकता है, किसी का एएसओ सीएसएस हो सकता है, किसी का एएसओ एमई हो सकता है, किसी का एक्साइज इंस्पेक्टर हो सकता है। तो आपको वो वाला पोस्ट चूज कर लेना है। और हाँ, गोल सेटिंग के लिए आपको मैं बोलूंगा कि एक डायरी रख लो या फिर एक पेज रख लो, एक पेपर अपने पास रख लो, और साथ साथ में जो बोलते रहूं आपको वो करना है। इसको पॉज करना वीडियो को, और जो मैं बोल रहा हूं आपको अभी सेट कर लेना है, डिले नहीं करना है। आप डिले करोगे फिर आप बाद में सेट नहीं कर पाओगे। वीडियो देख रहे हो साथ साथ में आप सेट कर लो गोल। फेवरेट पोस्ट आपने डिसाइड कर लिया मन में कि मेरा सीजीएल में कौन फेवरेट पोस्ट है। अब डायरी में लिखो आई एम आपका जो फेवरेट पोस्ट है। मान लो आपने एएसओ सीएसएस आपने चूज किया, तो आई एम एएसओ इन सीएसएस लिख दो। मैं हूं एएसओ इन सीएसएस, अपने आप को पहले से मान के चलो कि मैं हूं। बस ये 2 महीने का फासला है जिसमें को मुझे चलना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक तुम पहुंच ही रहे हो ना भाई, आपको वहां जाना है। आप फर्म रहो कि मैं वहां पहुंचूंगा। अब इसके लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आसानी से तो मिलेगा नहीं। आपके लिए आपको मार्क्स सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना जो टारगेट सेट करना है, यूआर कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 340 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए 390 में। बाकी जो कैटेगरी है 10-15 मार्क्स घटा सकते हैं। मान लो ओबीसी है तो 330 प्लस रख सकते हैं, या फिर 340 भी ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बोलूंगा। एससी एसटी के लिए मैं बोलूंगा 320 टारगेट आपको कम से कम रखना है, ठीक है। अब 340 मैंने टारगेट सेट कर लिया, उसमें भी मेरे को सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ सेट करना है कि मैथ्स में मुझे 90 में 90 लाना है भाई, रीजनिंग में 90 में 90, इंग्लिश में 135 मार्क्स का होता है, मैं 120 मान सकता हूँ चलो,
और जीके में 45 मार्क्स, 25 क्वेश्चन होता है, 15 क्वेश्चन तो मुझे सही करना ही करना है। टोटल देखोगे तो 345। आप टारगेट सेट कर सकते हो मेरा 345 है और मैथ इतना, रीजनिंग में बाकी सब्जेक्ट में मुझे कितना कितना मार्क्स लाना है। तो ये मैंने सेट कर लिया अपने लिए, और इसको याद रखना है कि मुझे कितना कितना मैंने सब्जेक्ट वाइज सेट किया। और जितना भी टारगेट है ना उसको अपने आंखों के सामने रखना हमेशा, ठीक है। 340 आपके मन में चलते रहना चाहिए, 340 प्लस मुझे चलना है, मुझे आना है तो आना है, लाना है तो लाना है मुझे। बस ये सेट कर लो, आपका माइंड अपने आप रास्ता ढूंढेगा कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, अभी 260 आ रहे हैं, 270 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच जाओगे किसी ना किसी तरह से, अगर आपने इसको फिक्स कर लिया और एकदम ऐसा इसको फिक्स कर लिया अपने मन में ना कि उसके बिना आपको ना नींद आ रही ना चैन आ रहा है। आपको 340 मार्क्स आपको अपने मॉक में देखने हैं, ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद एक चीज और है, आपको 340 तक पहुंचने के लिए रास्ता ना डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए जो कि आपको हमेशा पुश करे। उसके लिए एक वाई होना चाहिए आपका कि क्यों अचीव करना चाहते हैं भाई 340, ITI क्यों बनना चाहते हैं। फॉर माई पेरेंट्स, कोई एक रीज़न होना चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बनना चाहता हूँ, ठीक है, उनको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, ठीक है, उनको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, अपने सोसाइटी में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने भाई बहन को इंस्पायर करने के लिए। और कोई एक चीज़ आपको एसोसिएट कर लेना है कि मैं जब अचीव कर लूँगा ना तो उसके बाद मैं ये करूँगा। जैसे बहुत सारे लोग एसोसिएट करते हैं, एक इमेज माइंड में बना लेते हैं कि जो पहला सैलरी है ना, ATM से पूरा कैश निकालूंगा और अपने मम्मी के हाथ में रख दूंगा या फिर अपने पापा के हाथ में दे दूंगा। कोई एक चीज़ एसोसिएट कर लो जो बनने के बाद आप सबसे पहला काम करोगे, जो कि बहुत इमोशनल है, और उसको हमेशा याद करना जब भी आपको डिमोटिवेशन हो तो, ठीक है। वो रास्ते में मोटिवेशन का काम आपका वही करेगा। तो आपका गोल सेट हो गया। आई होप कि मैंने सही आपको बता दिया होगा रास्ता को और आपको गोल सेट करवा दिया होगा, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने छोटे भाई बहन को सजेस्ट करूंगा ना, बस वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको करना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपने कॉपी में सब कुछ लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या है भाई। अगर किसी गोल को अचीव करना तो गोल तो सेट कर लिए, लेकिन SSC CGL में क्या प्रोसेस है। सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर्स लगाने हैं बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, फिर उसके बाद नॉर्मल मॉक टेस्ट होते हैं वो लगाने हैं, एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का, फिर से मॉक टेस्ट और भी लगाने हैं जब तक कि 340 मार्क्स ना पहुंच जाए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस। आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर्स लगाने, मॉक टेस्ट लगाना, मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना है, जो गलती होती है उसको फिर से सुधार करके मॉक टेस्ट लगाना और सिलेक्शन। जब तक कि 340 मॉक में ना आने लगे रेगुलर, तब तक छोड़ना नहीं है। अब हम चलते हैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे घुस जाते हैं, ठीक है। अब हम मैथ्स की स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि मैथ्स को कैसे करें। मैथ में हमारा टारगेट कितना है, 90 में से 90 टारगेट है, और मैथ में 90 में 90 लाया जा सकता है, ठीक है। किसी को नहीं लगता कि मैथ्स में 90 आएगा, मेरा 100 इंग्लिश में 135 में 135 आ सकता है, तो आप इसको नंबर को घटा सकते हैं, 80-85 कर सकते हो, लेकिन बहुत कम नहीं करना है। यहाँ पे अगर कम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ाना पड़ेगा कोई ना कोई सब्जेक्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आता है कि क्या मुझे मेंस का बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ना कि आप पे डिपेंड करता है, आपके लेवल पे, कि आपका लेवल क्या है। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने प्री में ना जैसे तैसे करके मेरा प्री बस कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बट अच्छे से तैयारी नहीं की थी, पूरा बेसिक से अच्छे से नोट्स वोट्स नहीं बनाया था, सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, तब आपको मेंस का बैच लेना है। लेकिन अगर आपने प्री का तैयारी बहुत अच्छे से किए थे, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए थे, अपना नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाया था, बस उसको रिवीजन की जरूरत है, तब मेंस का बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर आप प्री के बैच से ही रिवीजन करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे प्रैक्टिस का, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो आप कर सकते हो अपने ही टीचर का, जो भी आप टीचर से पढ़ते हो उसी टीचर, ठीक है। तो बेसिक अगर आपका सही है तो नहीं, सही है तो आप ले सकते हो। अगर आपका बेसिक सही है, सिर्फ सब चीज़ कवर्ड है, तब नहीं लेना है, ठीक है। अगर लेना भी है तो कहाँ से ले सकते हो, मैं बता देता हूँ कि 2 सजेशन दे सकते हो। अगर मेंस का इवन कोचिंग सेंटर भूतेश सर का है, आप वहाँ से ले सकते हो। कानपुर वाला विक्रांत है, वहाँ से आप ले सकते हो। एनी अदर टीचर जो आपको पसंद है, जिससे आपने पढ़ा है प्री, आपको लगता है प्री बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेंस भी इनका मैं ले ही लेता हूँ, तो आप उनसे ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं, गगन प्रताप है, आभास सैनी है, राकेश यादव है। आपको जिस टीचर से कनेक्ट होता है ना, आप उसी टीचर का कोर्स लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ले लिया तो देखो आपका मेन काम जो मैथ्स में तो यही रहेगा कि आपने ऑलरेडी, मैं मान के चल रहा हूँ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नहीं पढ़े हो, कुछ चैप्टर छूट गया, तो आपको उसको सबसे पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको रिवाइज करना है, फिर से चैप्टर उठाने हैं, अपना नोट्स कॉपी उठाना है
और रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है पहला चैप्टर से। परसेंटेज उठाएं, 4 दिन 5 दिन का टाइम दिया, बहुत अच्छे से अपने कॉपी को 2 दिन में रिवाइज कर लेनी है और 2-3 दिन जो आपको टाइम देना है वो देना है कि आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, बुक है, उससे आपको प्रैक्टिस कर लेना है 200-300 क्वेश्चन। कहाँ से कर सकते हो? प्रीवियस ईयर का बुक, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर रहता है, कोई भी अदर बुक्स आपके पास है अवेलेबल प्रीवियस ईयर का जिसमें अच्छे से सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है ना कि जो मेंस का जो लेवल होता है ना, 70% जो होता है ना प्री का ही लेवल होता है। प्री वाले ही क्वेश्चन घुसा देते हैं, 30% ही आपको वर्क करना पड़ता है, जो कि मॉडरेट और थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। हार्ड भी क्वेश्चन नहीं होता है, मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे वर्क करना है। प्री वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, आपको 30% जो एक्स्ट्रा एफर्ट है उस पर काम करना है। आपको रिवाइज प्रॉपरली करना है, अपने नोट्स कॉपी को इतने अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि आपके नोट्स कॉपी के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको याद हो। ठीक है, रिवाइज करने का भी तरीका होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कि रिवाइज करने का तरीका क्या है। सेक्शनल टेस्ट बीच बीच में जरूर लगाना। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो? टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे सेक्शनल टेस्ट, जो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से सेक्शनल मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको मैथ्स मिलेगा, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ से कर सकते हो। कुछ कुछ बुक्स भी आती है, जैसे कि ये वाली बुक आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी सेक्शनल ना 30-30 क्वेश्चन का कर सकते हैं। बुक ले सकते हो, पूरा सेट को आपने बहुत अच्छे से कर दिया, ये भी बहुत अच्छा फायदा देगा कि आपने बुक ले लिया सेक्शनल का 30-30 सेट का, 25-25 सेट का, और उसको इतने अच्छे से कर दिया उनको ना कि उनके सारे क्वेश्चन आपको एकदम याद है। तो ये भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन जो बनाते हैं बुक में भी ना, वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके बनाते हैं। तो बुक वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है कि आप ऑनलाइन न जा करके आपके पास हो, ताकि आप बीच बीच में आप रिफर कर सको कि हाँ ये मैंने 30 सेट किया, जरा बीच में अचानक से कोई भी उठा के देख लो, जो क्वेश्चन ना बने उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि 1-2 चैप्टर जो कि ऐड होते हैं मेंस में, एक होता है स्टैटिस्टिक्स और एक प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये यूट्यूब से करना पड़ेगा, कोई भी यूट्यूब सर्च करोगे ना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एसएससी सीजीएल, 2-4 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, वहां से आराम से वीडियो देख लो, नोट्स कॉपी प्रॉपर बना लो। ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ जिसको कि आपको फॉरगेट नहीं करना, भूलना नहीं है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है भाई। अगर आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझो कि आप बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन प्रैक्टिस ना होने से, कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होने से 3-4 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगता है। तो मान लो 30 क्वेश्चन है तो 30-90 सेकंड, मतलब कि आप 2 क्वेश्चन पीछे हो जाओगे बाकी लोग से, अगर 3-4 सेकंड भी एक्स्ट्रा ले रहे हो तो पर क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस हाफ एन आवर करना है। आपके लाइफ को ये ईजी करता है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन ईजी लगने लगते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन वीक है ना, तो आपको इजी क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगता है। तो हाफ एन आवर आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे देना है। कहाँ से कर सकते हो आप? एक रामो सर करके कैलकुलेशन होगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, रामो सर कैलकुलेशन सर्च करोगे, या फिर एसएससी कैलकुलेशन वीडियोस मिल जाएगा, तो और भी टीचर्स के मिल जाएंगे, 15-20 लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से कर सकते हो। या फिर कुछ कुछ बुक्स आती है जहाँ से भी हर दिन आधे घंटे आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऐप आते हैं कुछ मैथ्स करके, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके, आप वहां से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब प्रैक्टिस कर सकते। उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैथ्स में फार्मूला कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक मिल जाते हैं बहुत सारे मार्केट में, लेकिन बुक से ज्यादा अच्छा होगा कि खुद से अपना नोट्स पढ़ो। ठीक है, उसमें उठाओ और जो जो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सीक्वेंस वाइज खुद से बना लो। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस के लिए अपना नोट्स कॉपी का जो पीडीएफ है मैंने बनाया था अपने टाइम पे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम गोल्डन ASO है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, देखना आपको वैसे ही बनाना है। नोट्स कॉपी में सिर्फ यही फार्मूला में सिर्फ यही नहीं सिर्फ फार्मूला होना चाहिए, कुछ कुछ मान लो परसेंटेज है तो परसेंटेज का भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने डाल दिया उसमें कि हाँ 1/6 बराबर 16 2/3 होता है, 1/4 25%, ये सब तो डालोगे। कुछ कुछ टिप्स होता है, ट्रिक्स होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, उनको भी मैं डाल देता था। ठीक है, तो मान लो कि 4-5 पेज का मेरा परसेंटेज बन गया, मैं एक बार रिवाइज करता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती थी। उसी तरह से सब चैप्टर का एक एक करके मैंने फॉर्मूला बना लिया था, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते थे वो बना लिया था। आप मेरा फॉर्मूला का कॉपी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, रिवीजन करते समय आपको क्या करना है ना, मेमोराइज मेथड एक है जो कि मैंने सीखा था अपने टीचर से, मैं आपको भी बताता हूँ। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आपने रिवाइज तो कर ही लिया होगा अपने नोट्स कॉपी को, तो आपको क्या करना है ना, कभी कभी आधे घंटे टाइम देना है, परसेंटेज का एक बार कॉपी देख लेना है पलट करके, परसेंटेज में कौन कौन से क्वेश्चन है,
कॉपी को बंद कर देना है और आइज क्लोज करना है और पहला क्वेश्चन से आपको याद करना शुरू कर देना है। पहला क्वेश्चन परसेंटेज में क्या था, दूसरा क्वेश्चन कौन था, तीसरा क्वेश्चन कौन था, याद करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको, मान लो 60-70 क्वेश्चन है आपके परसेंटेज में, तो उसमें से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को आपको याद करने हैं, अलग अलग टाइप के। कि हाँ, एक आता था इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, एक आता है परसेंटेज का क्वेश्चन जिसमें कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी आपको याद करने की कोशिश करनी है। तो ये मेमोराइज मेथड बहुत हेल्प करता है। जब आप भूल जाओ तो फिर से कॉपी देख लो, अरे यार कहाँ पे भूला, अच्छा ये वाला टाइप का तो मैंने याद बताया ही नहीं, अच्छा ये वाला टाइप भी होता है, ये वाला टाइप भी होता है। फिर से कॉपी क्लोज करो, फिर से याद करने की कोशिश करो। अगर आपने ये मेमोराइज वाला मेथड कर लिया 2-4 बार ना अपने एक एक चैप्टर को लेकर के, तो समझो बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। रिवीजन तो हम करते ही ऐसे नॉर्मल रिवीजन, लेकिन ये आइज क्लोज करके और क्वेश्चंस को याद करना और उसका सॉल्यूशन याद करना एक बहुत अच्छा टेक्निक है जो आपका मेमोरी को बढ़ाता है। अब उसके बाद है नोट्स कॉपी, तो इंपॉर्टेंट है ही, बार बार अपने नोट्स कॉपी को रिवाइज करते रहो और प्रीवियस ईयर का जो पेपर बनाते हो ना, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनते उसको हाईलाइट कर लिया करो कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन बनाने लायक है, दोबारा देखने लायक है, और उनको बीच बीच में दोबारा बनाया करो। ठीक है, अब हम चलते हैं रीजनिंग के स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो रीजनिंग में देखो 90 में 90 मार्क्स से कम हमको मंजूर नहीं है भाई, इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। टारगेट तो इतना होना ही चाहिए 90 में 90। बाई चांस 1-2 कम हो गया, लेकिन मुझे 90 में 90 लाने हैं, वो देखा जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट 90 होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में 90 लाना अचीवेबल है, लाया जा सकता है। और मैं इसके लिए बोलूँगा कोई बैच की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपना नोट्स कॉपी जो बनाए होगे ABCD H मतलब 8 K 11 ये सब चीज़ें, स्क्वायर 30 तक, 50 तक स्क्वायर, क्यूब 20 तक, ये सब चीज़ें गेट बाय हार्ट होनी चाहिए। टिप्स ट्रिक्स, पासा का जो ट्रिक्स होता है, डाइस का जो ट्रिक्स होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं इसके ऊपर। तो अपने नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से कर लेना है। अब बस फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। और मैं ये बोलूँगा कि कुछ कुछ वीक चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि पजल हो गया। पजल कितना भी करो आप इम्प्रूव तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करोगे। नंबर सीरीज हो गए, इसके क्वेश्चन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें कि आप फंसते हो ना, उनको ना यूट्यूब से वीडियो देखो और उन पे जाकर के क्वेश्चंस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब सॉल्व चैप्टर वाइज PYQ, देखो चैप्टर वाइज PYQ भी आप 200-150 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस आपको हैबिट बनानी। कहाँ से कर सकते हो? किरण पब्लिकेशन की बुक या फिर कोई भी अदर बुक, कोई एक बुक होना चाहिए आपके पास, अदर बुक प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर सकते। मैं बोलूँगा रेगुलर सेक्शनल मॉक टेस्ट इसका लगाते रहना। आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो या फिर ऑफलाइन एक प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग की 30-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट, 20-30 सेट का, आप वो भी ले सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने मैथ्स में बोलना भूल गया कि मैथ्स में भी ना एक कॉपी बनाना, जिसमें कि आप जब जैसे सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, जैसे कोई क्वेश्चंस आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, मॉक लगा रहे हो, तो एक कॉपी एक होनी चाहिए जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका कंपाइलेशन होना चाहिए मैथ्स का। धीरे धीरे करके वो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ते जाएगा। पहले 1 क्वेश्चन थे, फिर 2 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 4 क्वेश्चन। देखोगे कि जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो तब तक आपका 100-150 क्वेश्चन हो गए, उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहना। उसी तरह से रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा कि आपका जो कॉपी है रीजनिंग का कॉपी, उसी में पीछे अगर पेज बचा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते जाओ एक एक करके और उनको बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आप भूलो ना, इन क्वेश्चन पे गलती ना करो दोबारा। रीजनिंग का स्ट्रेटजी मैंने बता दी, सिंपल सा प्रैक्टिस आपको करते रहनी है और 90 में 90 टारगेट रखना हो जाए। अब हम चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंग्लिश बहुत लोग फंसते भी हैं, लेकिन मैं आपको एकदम पानी इसको करने वाला हूँ, सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ। 3 सेक्शन को कैसे आपको करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको उसको करना है। देखो, इंग्लिश के 3 सेक्शन माने जाते हैं, 3 पिलर माने जाते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है वोकैबुलरी और ग्रामर। जो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट जो होता है ना, वो 70% रोल होता है, इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70%। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, 10 क्वेश्चन तो यही बात है। क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, पारा जंबल 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि टोटल जो होता है 45 क्वेश्चन में लगभग आपका 25 क्वेश्चन तो 20-25 क्वेश्चन आपका इन्हीं से आ जाता है। ठीक है, फिर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रामर से कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन। तो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से इंप्रूव कर सकते हो। देखो, कॉम्प्रिहेंशन, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ कैसे डेवलप करना है। तो समझ के लिए आपको क्या करना होगा? इंग्लिश का रीडिंग करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश का रीडिंग कहाँ से कर सकते हो? कहीं से भी करो, आपको जहाँ से करना है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, अगर आप वीक हो,
तो आप एनसीईआरटी का इंग्लिश जो बुक्स आता है क्लास 6 का, 7 का, 8 का, उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे करके इंग्लिश एडिटोरियल पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश अच्छा तो इंग्लिश एडिटोरियल आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल आता है, यूट्यूब चैनल है, और इसका टेलीग्राम भी है। आप यहाँ से एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो और उसी एडिटोरियल पे पैसेज भी होता है, क्लोज टेस्ट भी होता है, PQRS भी बना होता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ो। कैसे बुक्स को पढ़ना है और कैसे समझना है उसका मैंने वीडियो भी बना दिया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में मैं बोलूँगा कि पैसेज पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन के, क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं और PQRS, तो इसका प्रैक्टिस तो आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन इन तीनों को करना है। आधे घंटे का टाइम रीडिंग में लगेगा आपको और 1 घंटे का टाइम इसमें लगेगा, लेकिन आपको करना है। 4 क्वेश्चन पैसेज के सॉल्व करने हैं, 4 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट करने हैं और 10 क्वेश्चन पारा जंबल आपको करना है। कहाँ से कर सकते हो? कोई भी बुक ले सकते हो आपके पास। इसमें जो है नियॉन पब्लिकेशन की जो आती है बुक्स वो अच्छी होती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, इनका आता है बहुत अच्छे से, वहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बताऊंगा कि पैसेज को कैसे करते हैं, अच्छा सही तरीका क्या होता है पैसेज सॉल्व करने का, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आप वो देख सकते हो। 2 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। मैंने रिसर्च करके किया था कि कैसे मैं पैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा इन्हीं सब में क्वेश्चन गलत होता था। तो मैंने रिसर्च करके पैसेज को इम्प्रूव किया, फिर रिसर्च करके क्लोज टेस्ट को इम्प्रूव किया और पारा जंबल को इम्प्रूव किया। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया कि कैसे आपको क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, और उसी तरह से पारा जंबल को भी कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हो। तीनों का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एक काम और करना है, लोग क्या करते हैं ना कि मान लो 4 क्वेश्चन पैसेज बनाए, क्लोज टेस्ट बना दिया, उसके बाद दोबारा कभी देख ही नहीं रहे। मान लो आपने बनाया 20 क्वेश्चन बनाया, 20 में से अगर मानो गलती कुछ हुई तो बस एक बार देख करके छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। 4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब भी है, बीच बीच में आपको वही पैसेज जो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं और जो क्लोज टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, जो पारा जंबल कर चुके हैं, उसमें घुस करके फिर से देखना है, ठीक है। आपको हाईलाइट जरूर करना है। अगर आपने गलत किया है पैसेज को तो हाईलाइट करना है कि ये मैंने गलती किया है, ये गलती किया है, क्लोज टेस्ट में मैंने ये गलती किया, और बीच बीच में उनको जाकर के रिवाइज करके देखना है, ताकि आपको वो गलती याद रहे कि मैंने किस लिए किया था। क्योंकि हमारा मेमोरी ना बहुत कम, लिमिटेड टाइम के लिए हम भूल जाते हैं। तो दोबारा 2-3 बार जब देख लोगे कि क्या क्या मैंने गलती ऑलरेडी कर रखी, तो वो गलती आप दोबारा नहीं करते। तो मैं ये काम जरूर करता था कि दोबारा जा करके पैसेज, क्लोज टेस्ट और जो पारा जंबल जो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ और जो मेरे से नहीं बना था उसको मैं जरूर देखता था, ठीक है। तो ये भी आपको करना है, तभी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी के लिए। अब वोकैबुलरी के लिए देखो, एक बुक कोई बस रखना है आपको, 3-4 बुक नहीं रखना है। बहुत सारे लोग पास नीतू सिंह वॉल्यूम 1 होगा, चल जाएगा काम उसी से, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास ब्लैक बुक होगा ऑलरेडी, ब्लैक बुक से काम चल जाएगा। किसी के पास SP बख्शी का बुक होगा, उससे भी चल जाएगा। किसी के पास अदर कोई BMW, AW बहुत टाइप के वोकैब्स का बुक आता है जिसमें सब कुछ होता है, वो भी चल जाएगा। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बुक उसी से पढ़ लो, आप हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन एक बुक उसके साथ मैं बोलूँगा कि रूट वर्ड से कैसे एसोसिएटेड होते हैं मीनिंग्स, उसके लिए एक वर्ड पावर मेड इजी है, ये बुक आप पढ़ सकते हो। अगर आपके बुक में जिससे भी पढ़ रहे हो उसमें ऑलरेडी रूट वर्ड दिया हुआ है सब कुछ, तो लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वर्ड पावर मेड इजी आप ले सकते हो और इसके लिए इसको पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना वर्ड पावर मेड इजी, तो इसको पढ़ाया भी हुआ है चैप्टर वाइज, आप वहाँ से रेफरेंस लेकर के पढ़ सकते हो, क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप YouTube का वीडियो देख करके खुद ब खुद सामने अपना बुक रख करके धीरे धीरे करके कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि सिनोनिम्स याद करने लगते हैं कि मान लो कि पॉलीग्लॉट है तो उसका सिनोनिम क्या क्या होगा। अगर अबेस करना है, अबेटोयर, मतलब एक वर्ड है उसका 5 सिनोनिम्स याद करने लगते हैं, 5 एंटोनिम याद करने लगते हैं। वैसे याद नहीं करना है आपको, सिर्फ सभी वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग उसका याद रखना है, या फिर उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या होता है उसको याद रखना है। जब उसका मतलब आपको पता है तो उसका अपोजिट भी तो पता ही होगा। सभी वर्ड का पता है, जैसे फैट है तो थिन हमको पता, फैट का सिर्फ हमको पता है मोटा होता है, तो हम उसका एंटोनिम थोड़ी ना याद करेंगे कि थिन होता है। हमको थिन हमको पता है, उसका भी मीनिंग पता, तो पता है कि फैट का थिन होगा। उसी तरह से आपको वर्ड का सिर्फ मीनिंग याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और देखो वर्ड मीनिंग जल्दी याद नहीं होता है, आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। 10-20 बार एक एक वर्ड्स को रिवाइज करना होता है, बार बार कुछ को हाईलाइट करके बार बार देखना होता है, लिख लिख के याद करना होता है, तब होता है, ठीक है। और साथ में मैं बोलूँगा ना कि वोकैब्स को इंप्रूव करने का एक तरीका है कि आप ना हमेशा वोकैब्स के क्वेश्चंस करते जाओ। कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10-15 एक सेट ले लो, एक बुक ले लो, खुद से कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं तो वोकैबुलरी टेस्ट का मैंने 33 टेस्ट
मतलब जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ 33 सेट 50-50 क्वेश्चन का, उसमें 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम्स मिल जाएंगे और 5 आपको मिल जाएगा इनकरेक्ट वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड और 5 आपको मिल जाएगा फ्रेजेस। तो 50-50 क्वेश्चन का आपको 33 सेट सरकारी बाबू ऐप है एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर सरकारी बाबू सर्च करोगे ना ऐप पे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे ना क्विज वाले, फ्री क्विज वाले टैब में जाना, आपको वोकेबलरी का 33 सेट मिल जाएगा फ्री, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, वोकेबलरी। और बाकी अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से भी आप वोकेबलरी कर सकते हो, ठीक है। अब वोकैब की एक कॉपी भी रखनी है कि कहीं कहीं से पढ़ते रहो, क्लोज टेस्ट कहीं कुछ लगाओ, एक नया वोकैब मिला तो उस वोकेबलरी कॉपी में ऐड करते गए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम छोड़ देते हैं, छोड़ने की कोशिश नहीं करना, सब चीज़ को ऐड करते रहना, ठीक है। अब वोकेबलरी याद करना है तो देखो भाई, सिर्फ आपको रट्टा मार के याद नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एसोसिएशन, किसी आदमी के साथ एसोसिएट कर दो। जैसे पॉलीग्लॉट हमको अभी भी याद है, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज जो बोलता है अलग अलग। तो मैं नरेंद्र मोदी से मैंने इसको एसोसिएट किया था कि वो गुजराती भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, और अदर जगह अगर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की भी भाषा कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तो ऐसे मैंने एसोसिएट किया था। या फिर रूट वर्ड से कर सकते हो, जैसे मिसोगाइनिस्ट, मिस मतलब होता है हेट करना, गायनी मतलब होता है मतलब कि लेडीज, मतलब वुमेन्स को, तो मिसोगाइनिस्ट होता है जो कि वुमेन्स को हेट करता है। तो इसी तरह से रूट वर्ड से भी आप कर सकते हो, या फिर एग्जाम्पल नेमोनिक से भी बहुत लोग याद करता है। तो सबका कॉम्बिनेशन से आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम्पल से कभी कभी किसी से याद ना हो रहा तो गूगल पे उस वर्ड को सर्च करो, सर्च करोगे ना आपको उस वर्ड का एक एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा, फिर एग्जाम्पल से लिंक करके भी आप याद कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश का वोकैब्स याद करना एक तपस्या है, हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, इस टाइम का समझो, बार बार देखना पड़ता है तब याद होता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिसस्पेल्ड वर्ड, तो ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स इजी होते हैं, ये जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं मैक्सिमम लोगों से, ठीक है। तो इसको बस रट्टा मारते रहना, कुछ कुछ जो नहीं याद होते उसको हाईलाइट करते रहना, उसको बीच बीच में याद करते रहना। मिसस्पेल्ड वर्ड कंफ्यूजिंग होता है बहुत बार, मीनिंग जिसका कौन सा सही है, 3 गलत लिखा रहेगा, एक सही लिखा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना ना कि हर वर्ड को लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है, जो जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको लिख लिख करके कोशिश करो, और हमारा माइंड स्ट्राइक कर जाता है। जब आप ऑप्शन देखते हो ना तो 4 में से लगता है यार ये तो सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ, तो आपको उसको टेक करना। प्लस मैं बोलूँ जो 33 सेट मैंने यहाँ बताया था ना सरकारी बाबू ऐप पे, सब में 5-5 क्वेश्चन है, उसी में जितने भी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं रिपीटेड बार बार मिसस्पेल्ड वर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो 33 सेट में जितने भी हैं सबको बहुत अच्छे से कर लेना आप याद, ठीक है। और बाकी इधर उधर से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उसको नोट डाउन करते रहना, कहीं ना कहीं लिखते रहना। नहीं लिखोगे, सिर्फ सोचोगे कि मेरा मेमोरी मेरे को काम कर जाएगा, हमको याद हो गया, तो तुम धोखा खाओगे, ठीक है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है चीज़ों को और 3-4 बार रिवाइज कर लेना। अब हम चलते ग्रामर। ग्रामर में कुछ नहीं करना भाई, जो ग्रामर आप पढ़े हो अभी तक प्री के लिए, बस उसी को चैप्टर वाइज रिवाइज करना है। हर चैप्टर अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लेना है। यूट्यूब से भी वीडियो देख सकते हो आप, अमन वशिष्ठ का देख सकते हो, इंग्लिश और भी है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, रानी मैम पढ़ाती है, और भी 1-2 टीचर पढ़ाते हैं, याद नहीं आ रहा है, आप उनसे पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएं, आप वहाँ से भी कर सकते हो चैप्टर वाइज। या फिर आपके पास नीतू सिंह की बुक होगी तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, वहीं से कर लो। कोई और अदर बुक है, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन कर लो, और बहुत नए नए क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती। जो क्वेश्चन आपने 100 क्वेश्चन किए ना उसी को 2-4 बार रिपीट कर लो, सारे रूल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि जो रूल्स होते हैं ना उसी से क्वेश्चन बनाया होता है, ठीक है। और 100-200 क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि करना है आपको। कहाँ से कर सकते हो, देखो अगर कोई बुक नहीं तो आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें भी आपको एरर वाले बुक्स, एरर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इंग्लिश का कर सकते हो। और हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रूल्स वाले क्वेश्चन हाईलाइट करना, बीच बीच में देखते रहना। देखो एक बुक रखना है, उसमें इतने अच्छे से मार्क कर देना ना कि पीछे पलट के देखो जो चैप्टर पढ़ लियो तो आपको पता चलना चाहिए पीछे वाला चैप्टर, अरे यार ये सब जो हाईलाइटेड चीज़ है ना ये मेरे को कंफ्यूजिंग करता था, मेरे से नहीं बनता था, तो उनको मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम क्लीन रखना है, मुझे कोई ऐसे मार्क नहीं करना अपने बुक में, एकदम एकदम नीट एंड क्लीन, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। मार्क करो, हाईलाइट करो, अपना इंडिकेशन दो कि हाँ किसको मुझे रिव्यू करना है बाद में, किसको मुझे रिवाइज करना है, कौन सा एकदम हो चुका है जिसको हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जब पीछे पलट रहे हो चीज़ों को, तो ठीक है। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, इंग्लिश का सेक्शनल लगाओगे, धीरे धीरे करके आपका जो है हैबिट इंप्रूव होगा और अच्छा होगा, मतलब आपका इंप्रूवमेंट होगा इंग्लिश में। भाई बोलते बोलते थक रहा हूँ मैं, बट बोलना तो पड़ेगा ही। अब जीके एंड करंट अफेयर्स में चले जाते हैं कि जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। देखो इसमें से भाई मान लो टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं,
आपको टारगेट 25 में 25 क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा। चलो 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। मैं तो आपको बोलूँगा 15 क्वेश्चन सही करने का, और मतलब 15-16 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन से गलत, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 45 मार्क्स का टारगेट रखना ही रखना चाहिए, ठीक है। अब भाई इसकी तैयारी कैसे करें? तो मुझे सबसे अच्छा तरीका जो लगेगा ना, पहला कि ना, अगर अब तो देखो कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि आपने पहले से कोई ऑलरेडी कोर्स ले रखा है ना, तो उसको बस आप रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो 2 महीने में लोगे कोर्स, आई थिंक सो मेंस का जीके का तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर लेना है किसी को क्रैश कोर्स कोई निकाल रहा है जो रिवाइज करवा रहा है, तो परमार जीके का ले सकते हो, जीबीवी टमूमर का ले सकते हो। जीके के लिए अभी बेस्ट है। मैं बोलूँगा सबसे अच्छा कि आप किसी का नोट्स कॉपी ले लो, नोट्स वोट्स ले लो और उसी से पढ़ो, रिवाइज करो बार बार। मैंने भी अपना जीके का नोट्स इंग्लिश मीडियम में जो है सरकारी बाबू जो ऐप है उस पर डाल दिया, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर थ्योरी वाला पार्ट को करना चाहते हो तो। स्टैटिक जीके उसमें नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है? पहला तो है कि आप बैच लेकर के आप कर सकते हो, यूट्यूब से सर्च करके सारा टॉपिक कर सकते हो। यहाँ पे एक बैच लेने से क्या होता है ना, सिस्टमैटिक चीज़ें आपको मिल जाती है, क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको सोचना नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन 2 क्या है कि आपको अपना नोट्स कॉपी कहीं से खरीद लेना है, कोई बुक खरीद लेना है, एसएससी का बुक, एसएससी से रिलेटेड, और बस उसके एक एक चैप्टर को पढ़ना और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर देना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ कर सकते हो? देखो, ठीक है, फिर से मैं बोलूँगा, मैं जहाँ से पढ़ा था मैं वही रिकमेंड करता हूँ। किरण पब्लिकेशन की जो बुक होती है, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का अलग, मिडिवल हिस्ट्री का अलग, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको अलग, सबको बाइफरकेट कर रखा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। हर मैं सब्जेक्ट में बोलूँगा कि 1000 क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। हिस्ट्री में 1000 क्वेश्चन, पॉलिटी में 1000 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 1000 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इस बुक से आप कर सकते हो। तो ऐसे आपको करना है, एकदम सिंपल। कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना चुपचाप। कोई बुक है, आप अभी तक देखो कुछ ना कुछ तो तैयारी किए होगे ना, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश मत करो। जो प्री में जैसे आपने किया था ना, उसी को थोड़ा सा धार लाने की कोशिश करो। आप नया चीज़ें करोगे तो फंस जाओगे। अगर कोई बुक ऑलरेडी ले चुके थे, उससे पढ़ रहे थे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा रिपीट कर दो। स्टैटिक जीके के लिए मैं बोलूँगा कि सारे का ना एक नोट्स प्रॉपर जरूर बना लेना है। इंपॉर्टेंट स्टैटिक, जैसे कैपिटल करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, डांस फॉर्म हो गया, रिवर हो गया, सेंसस, इन सब का ना 15-20 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आप थोड़ा सा ट्रेंड देख लो, ठीक है, कि क्या चलता है, क्या पूछा जाता है स्टैटिक में, और उन सारे टॉपिक का अपना नोट्स कॉपी बना लो, ठीक है। नॉर्मल मान लो डांस फॉर्म है, तो डांस फॉर्म 40-50 डांस फॉर्म से याद कर लिए भाई। फोक डांस कौन सा होता है, क्लासिकल डांस कौन सा होता है, कहाँ कहाँ नाचा जाता है, वो सब। रिवर हो गया, इंपॉर्टेंट रिवर्स कर लिए, सेंसस का इंपॉर्टेंट कर लिए, 5 ईयर प्लान्स का कुछ चीज़ें कर लिए। तो ये आपको करना पड़ेगा। यूट्यूब से पढ़ना है तो आप परचम क्लासेस कर सकते हो, या फिर परमार्थ जीके का जो है स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ये भी अच्छा है। अब करंट अफेयर्स के लिए भाई बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स आपको करने होते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा कि जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, जो प्राइजेस आपको मिला, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, बुकर्स प्राइज, ये सब प्राइज वो सब देख सकते हो। साइंटिफिक डिस्कवरी जो हुई है, पॉलिसी जो स्कीम नए नए बने हैं, वही सब आपको कर लेने हैं लास्ट 2 ईयर्स के लिए। क्या करना है, वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, ईयरली वाइज भी बनाते हैं, मंथली वाइज बना सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो मैगजीन आप खरीद सकते हो, आराम से मैगजीन खरीद लो, 2 साल का ईयरली मैगजीन जो है खरीद लो, और जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से, और बस उसको पढ़ लो, बार बार रिवाइज कर लो, बस इतना कर सकते हो। नई चीज़ें तो आएगी नहीं, अब करंट अफेयर्स अब वाली चीज़ें तो आएगी नहीं, सब पुरानी वाली आएगी। तो मैं बोलूँगा कि 2024 और 2023 तक का आपको मैगजीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई है, IPL वाईपीएल जो हुआ है, क्रिकेट में कुछ वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है, उन सब चीज़ें से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ करके जाना, ठीक है। ये हो गया आपका जीके का भी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं भाई, एक चीज़ जिसको इग्नोर करते हैं लोग, जो बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज। आपको जब बीच बीच में टाइम मिले ना, तो अपने कंप्यूटर नॉलेज पे भी आपको कमांड करते रहना है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 4 सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, 330 तक ले आए हैं, लेकिन इसी में मार्क्स उनका नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज में आप फेल हो गए, ठीक है। फिर उनको जो तो एरो पोस्ट मिल जाएगा उनको, ठीक है, लेकिन मिनिमम मार्क्स तो आपको देखो इसमें लाना ही पड़ता है CPT पोस्ट के लिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो 27 मार्क्स जो लाया था 60 में, वही CPT पोस्ट के लिए, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, उसके लिए एलिजिबल था। OBC WS के लिए 24 और अदर्स के लिए 21 मार्क्स था। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, सिंपल राधिका मैम का कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है, या फिर और भी अदर कोई प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, SSC CGL और कंप्यूटर प्लेलिस्ट, तो मिल जाएगा आपको, वो देख लेना प्लेलिस्ट। 15-20 वीडियोज़ होंगे, और किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का सेट आता है, एक सेट आता है, क्वेश्चन पेपर प्लस सेट, आपको बस वो कर लेना है, ठीक है।
बस इतना कर लोगे काफ़ी है। या फिर कोई अदर बुक भी आपके पास होगी तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, नए लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें होती है। इसका सिलेबस आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से आप इसको देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के बेसिस पे आपको चीज़ें करनी है। कुछ नया चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछे जाते हैं। अब टाइपिंग टेस्ट देखो, मेंस में आपको अगर निकालना है, अगर पोस्ट लेना है तो आपको तो टाइपिंग टेस्ट भी चाहिए होती है। देखो इसमें जो टारगेट है ना, कंप्यूटर में बोलूँगा आपको 40 टारगेट होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ 30 तक भी जा सकता है कट ऑफ। अब जब 40 टारगेट रखोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब हम आगे चलते हैं भाई टाइपिंग टेस्ट पे। टाइपिंग टेस्ट भी प्रैक्टिस बीच बीच में किया करो। 5% एरर रिक्वायर्ड है सिर्फ सीपीटी पोस्ट के लिए। 5% से ज्यादा एरर करोगे तो आप गए बाहर। तो आपका स्पीड जो होना चाहिए, देखो चाहिए तो वहां पे 27 का स्पीड चाहिए होता है, लेकिन आपको अपना स्पीड 35 तक करके रखना होगा तभी आप, क्योंकि वहां पे कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड मिल जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस होगा, सबका नॉइस होगा। तो आपका जब स्पीड ज्यादा रहेगा तभी आपका जो एवरेज इफेक्टिव आएगा 27-28 के आसपास आ पाएगा। तो 35 प्लस आपको अपना स्पीड बना करके रखना है, ठीक है। तो जब भी कब कर सकते हो टाइपिंग टेस्ट, जब भी देखो अभी जब तक मार्क्स नहीं आ जा रहा है, जब तक आंसर की नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तब तक आपको पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। तो उस टाइम पे क्या करो कि प्रैक्टिस कर लेते आधा घंटा टाइपिंग मास्टर लेकर के। कोई भी टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर हो गया उससे आप कर सकते हो। 2 सॉफ्टवेयर है, एक सोनी टाइपिंग, एक स्पीडो टाइपिंग। इनका जो इंटरफेस है ना, वैसा ही इंटरफेस है जैसा कि आपको टाइपिंग करते समय एग्जाम में मिलेगा। तो आप यहाँ से भी, ये लोग शायद पेड होते हैं, दोनों पेड हैं, तो आप 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए इनका कोर्स ले सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो अपना सब कुछ, एक्यूरेसी वगैरह कितना क्या आ रहा है। लेकिन पहले आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप 2 फिंगर से भी कर सकते हो फास्ट, या फिर 10 फिंगर से बिना देखे ऐसे ऐसे करके होता है, वो भी कर सकते हो। दोनों अभी से आप सीख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल ना मोबाइल पे भी ना आपके पास सिर्फ कीबोर्ड एक खरीद लेना, 200-250 का कीबोर्ड आएगा, उससे भी मोबाइल से कनेक्ट करके भी आप हो जाता है। एक कन्वर्टर होता है, उससे कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे कैसे मोबाइल से टाइपिंग सीखे, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्या करूँ मैं, बट इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, सब कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वीडियो जो है आपको एक जॉब दिलवाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट। इग्नोर करते हैं लोग इसको, मॉक टेस्ट को, पर मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट। और मिनिमम मॉक टेस्ट जो है एग्जाम से पहले 50 मॉक टेस्ट का टारगेट करना भाई, तभी निकल पाएगा अच्छे मार्क्स से, अच्छा रैंक आ पाएगा। 50 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले आपको देने ही देने, ठीक है। पहले सबसे पहला काम क्या करना कि जो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट है, 2 साल का जो है पेपर्स, उसको कर लेने। प्लस उससे भी पहले जो पैटर्न जो पहले चेंज था, उसके भी मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन तो आपको करने ही है लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल मॉक टेस्ट लगाने। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाना, अभी जब रिवाइज कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, मतलब नहीं चाहिए, तो अल्टरनेट डेज दे सकते हो। एक दिन मॉक लगाया फुल मॉक टेस्ट, और एक दिन उसका अच्छे से एनालिसिस किया। ये पहला 1 मंथ तक कर सकते हो ये, ठीक है, 15-20 मॉक टेस्ट तक। जब लास्ट के 1 मंथ बचे रह जाएंगे ना, तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, 1 डेली मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मॉक टेस्ट जरूर लगाना। और मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, देखो मॉक टेस्ट के लिए अभी जो सबसे बेस्ट चल रहा है वो तो textbook.com ही है। टेक्स्टबुक का जो प्लेटफॉर्म है वही है, वहीं से कर सकते हो, ठीक है। और अभी टेक्स्टबुक पे सेल आने वाला हो मंथ एंड में, सितंबर का जो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक रहेगा, ठीक है। तो बहुत प्राइस कमने वाला है, उस टाइम पे आप ले सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा और डिस्काउंट के लिए टॉपर कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। तो अभी नहीं लेना, 28 से सेल शुरू होगा, जब आपका प्राइस आधा हो जाएगा तब टॉपर कूपन कोड करके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1-2 दिन वेट कर लो, अगर आप वीडियो 28 से पहले देख रहे हो तो। एक बात लोग भूल जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, फटाफट लगाते हैं, मस्त लगाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस उनको करने ही नहीं आता है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करने आएगा तो कैसे होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 घंटे 15 मिनट का अगर आपने मॉक लगाया ना, तो उसको अच्छे से एनालिसिस करने में स्टार्टिंग में 4 घंटे का टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आपका पकड़ बढ़ने लगेगा, आपका कमांड बनने लगेगा ना, आपका गलतियां कम होगी, तो 4 घंटे घट करके 1 घंटे तक भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में 4 घंटे आपको टाइम देना है। अब एनालिसिस में करते क्या है, एक बार मॉक लगाने के बाद या तो ब्रेक ले लो, बाद में देखो, कभी एक सेक्शन करके भी देख सकते हो, लेकिन सभी क्वेश्चन को फिर से चेक करो, सभी को। मान लो रीजनिंग देखा तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ गलत वाला को देख रहे हैं, नहीं, सभी क्वेश्चन को देखो और देखो कि मैंने सही बना दिया मैंने। और उसमें ये देखना है कि आपने टाइम कितना लिया। टेक्स्ट बुक में एक चीज़ दिखता है कि हर क्वेश्चन में कितना टाइम आपने लिया, वो दिखता है। तो देखो हर क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम लिया, एवरेज टाइम कितना और टॉपर का टाइम कितना।
अगर आपने टाइम एवरेज से ज़्यादा लिया तो समझो कि आप गलती कर रहे हो, आपको टाइम से इम्प्रूव करना होगा। तो उस पर क्वेश्चन पर रिसर्च करना है, थोड़ा सा वर्क करना है और देखना है कि कैसे इसमें टाइम कम कर सकते हैं। और हमेशा ट्राई करना है कि जो आपका टाइम है टॉपर के टाइम के आसपास हो। एवरेज जो टाइम लेते हैं लोग सॉल्व करने में क्वेश्चन, उससे कम हो। अगर उससे ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना है, सीखना है, उसको अपने मॉक की कॉपी में लिख देना है। और एक मॉक की कॉपी रखना है। जब भी मॉक लगाओ तो एक मोटी कॉपी होनी चाहिए जिसमें मैथ का सेक्शन अलग, रीजनिंग का अलग, जीके और इंग्लिश का अलग। जब भी कॉपी जो क्वेश्चन ना बने, जो आपको डिफिकल्ट लगे, जो लगे कि मैं भूल जाऊंगा, उस क्वेश्चंस को उन मॉक की कॉपी में अलग अलग लिख देना। जैसे मैथ वाले है तो मैथ वाले में सेक्शन में लिख दिए, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आए तो इंग्लिश वाले सेक्शन में लिख दिए, रीजनिंग में तो रीजनिंग में है, ठीक है। और जब कुछ दिन हो जाए, मान लो 8-10 मॉक टेस्ट दीजिए, तो हर मॉक टेस्ट से 5-7 क्वेश्चन हो निकले, तो 4-5 जब मॉक लगा लो तो बीच बीच में इस कॉपी को रिवाइज करते रहो। ये आपका एसेट है, आपका धन है, ठीक है। ये आपकी गलतियां कम करवा रहा है ये बुक, क्योंकि आपको पहले से तो पता ही है, लेकिन इन सब को इसको रिवाइज नहीं करोगे तो गलतियां ज़्यादा होगी। इसलिए इसको रिवाइज करके एकदम गेट बाय हार्ट करते रहना होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस। आपको ऐसे करना है, सारे क्वेश्चन को फिर से देखना है और अपने नोट्स कॉपी को रेफर करना है जाके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो अपने नोट्स कॉपी को देखना है कि टीचर कैसे बताए थे भाई, उसको देखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके मार्क्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है, वो होता है कि ट्रैक योर मार्क्स। मार्क्स को ट्रैक करना है। एक डायरी बना लो छोटा सा, या फिर कुछ भी पेज ले लो, उसमें मॉक नंबर 1, फिर मॉक नंबर 2, 50 मॉक लगाने तो मॉक 1, 2 करके करना है। सबसे ऊपर लिखना है अपना गोल, मॉक नंबर 1 के बाद नीचे IM जो भी है आपका गोल है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिख देना, ASO CSS। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको कितना टारगेट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। टारगेट 90, 120, 45, 345 मार्क्स टारगेट है। स्कोर आपने कितना किया, मॉक में आया कितना लिख देना, 72, ये वो, टोटल 297 मार्क्स आए। तो अब आपको देखना गैप कितना का हो रहा है भाई, मेरा जो टारगेट स्कोर है और जो मेरा आ रहा है उसमें गैप कितना है, 18 नंबर का, इसमें 10 नंबर का, 10 नंबर। अब आपको काम जो करना है, इसको फिल करने के पे क्लिक करना है कि इसको कैसे मैं कम कर सकता हूँ, इस गैप को। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए 18 नंबर बढ़ना होगा ना, इसमें 10 नंबर बढ़ना, तो कैसे फिल कर सकता हूँ, उसके लिए फीडबैक लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कि इंप्रूव करना होगा कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट के कारण 1-2 क्वेश्चन छूट गया था। सिली मिस्टेक्स को मुझे कम करना होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पे मुझे काम करना होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन गलत हुए। क्लोज टेस्ट गलत हुआ, मान लो कि 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो 6 मार्क्स तो 8 मार्क्स तो यहीं पे चला गया, तो क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना होगा। स्टैटिक जीके इंप्रूव करना होगा। आपको लिखना है, आपको एनालिसिस करने के बाद जो भी दिखे कि हाँ हमको यहाँ पे वर्क करना है, उसको फीडबैक में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो इंप्रूव होगा। एक चीज़ और बता दूं, मॉक टेस्ट का मार्क्स ना फ्लैक्चुएट होगा, बढ़ेगा घटेगा, ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे कभी मार्क्स अच्छा आता है, कभी अचानक से कमेगा। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक लगाते रहना। एक चीज़ मैं बता दूं, हर 10 मॉक के बाद 10 मॉक लगाओ, उसके बाद आपका 5 मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है, याद रखना। तो 50 मॉक लगाओगे ना तो 25 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जहाँ से भी अभी हो। मतलब उससे ज़्यादा भी होता है, मैं बोल रहा हूँ एवरेज कम से कम 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता है 10 मॉक के बाद, और अच्छे से एनालिसिस के बाद, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने शायद आपको मॉक के बारे में भी एनालिसिस बता दिया। अब हम चलते हैं एक अनाउंसमेंट जो कि मैंने बताया था कि आपके रास्ता को बहुत आसान कर देगा CGL मेंस का। वो है कि एक CGL 2024 मेंस का गाइडेंस ग्रुप बनाया है, ठीक है। और ग्रुप में बहुत सारे जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स, वो सब मिल करके बनाया गाइडेंस ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको ना डेली का टारगेट दिया जाएगा विद वीडियो लिंक्स। क्या होता है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, हम पढ़ाई तो स्टार्ट कर देंगे मोटिवेशन के साथ, लेकिन उसका कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पे डेली टारगेट दिया जाएगा कि मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, सब कुछ हम प्री प्लान करके देंगे, ठीक है। एक डाउट डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें कि आप आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो पूछ सकते हो। मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो डाउट ग्रुप में पूछ लिए, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पूछ लिए उससे, और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी एडमिन्स होंगे, आपका रिप्लाई करेंगे, या फिर बच्चे भी आपस में रिप्लाई करते हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलेगा। मॉक टेस्ट रेगुलर होगा जिसका रैंक लिस्ट भी बनेगा, तो आपस में कॉम्पिटिटिव नेचर बनेगा कि हाँ भाई मुझे टॉप पे रहना, और जो टॉप पे आएगा उसको एक अलग ग्रुप, टॉप 100 वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड एस्पिरेंट जो होते हैं वहाँ पे रहेंगे ग्रुप पे, जिससे कि आप बात कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा क्योंकि सभी लोग CGL 2024 के ही मेंस के एस्पिरेंट्स रहेंगे, तो एक लेवल के सब लोग रहेंगे और एक दूसरे को इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह, PDF, इंपॉर्टेंट PDF, ये सब भी मिलेगा जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेंस का एक गाइडेंस ग्रुप है, ठीक है, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है। ज्वाइन कैसे करना, ज्वाइन करने का बहुत अच्छा तरीका, एकदम सिंपल सा तरीका है। गोल्डन एसो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको लेकिन जो ज्वाइन करना है इस मंथ के लास्ट तक ही आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यानी जब सितंबर मंथ का लास्ट है तभी तक ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, गोल्डन एसो टेलीग्राम को सर्च करोगे टेलीग्राम पे गोल्डन एसो, आपको मिल जाएगा। 105 104 के फॉलोवर्स हैं इसमें, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया, इस ग्रुप का जो है गाइडेंस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रोसेस पता चल जाएगा अंदर में जो आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। या फिर सरकारी बाबू ऐप डाउनलोड करना और वहाँ पे जाओगे तो वहाँ से के थ्रू भी आप इस सीजीएल 2024 मेंस गाइडेंस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। रास्ते में सब लोग साथ में चलेंगे आपके, और आपको सिर्फ रास्ता फॉलो करना है, जो हम बताएंगे वो करना है, और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने बताया था कि आपको गिव अवे देने वाले हैं 5 लोगों को, तो 5 बुक्स मैं देने वाला हूँ लकी विनर्स को। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर नहीं सब्सक्राइब्ड हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में लाइक होने चाहिए। हम टारगेट कर रहे हैं कि 5000 लाइक्स जब जैसे ही आएगा तो इस लकी विनर का हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कमेंट आपको करना है। कमेंट क्या करना है, देखो सबसे पहले कमेंट क्या करना है, नेम और सिटी। सबसे पहले अपना नाम लिख, जैसे राकेश फ्रॉम जयपुर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से क्या एक अलग चीज सीखे, इस वीडियो से आपने क्या सीखा जो पहले आपको पता नहीं था। कोई भी चीज़ तो सीखे होगे इस वीडियो से कि हाँ मैंने ये सीखा है जो कि मैं पहले नहीं जानता था, ठीक है। एक पहला नंबर पे ये आपको बताना कि क्या सीखा, और दूसरा में आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर फैमिली। आप अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपके मन में तो होगा कि क्या ऐसा चीज़ है जो आप अपनी फैमिली को लिए करना चाहते हो। एक चीज़ आपको वो लिखना है। 2 कमेंट में आपको लिखना, नेम सिटी के साथ पहला का आंसर ये लिखना है कि क्या सीखा, और दूसरा कि आपके फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हो। और जिसका बेस्ट आंसर होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनके एड्रेस पे आपको बुक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो अनाउंसमेंट होगा ना, इसी टेलीग्राम चैनल पे होगा, गोल्डन एसो पे। 5 लोगों का जो नाम अनाउंस होगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। गोल्डन एसो सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब खत्म ही होने वाला वीडियो, लेकिन उससे पहले खत्म करने से पहले हम लोग कुछ डोंट इग्नोर दिस थिंग, कुछ चीजें ऐसी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते प्रिपरेशन में, ठीक है। आप कितना भी मेहनत करें, लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे थोड़ा। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आप मेहनत तो करोगे, सिर्फ मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। आप कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हो मॉक में, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप मेंटली वीक बन जाते हो, एकदम आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं, पैनिक करने लगते हो, आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा अभी से, और उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी होगी। ये नहीं कि एग्जाम जब शुरू होगा या फिर एग्जाम के 10 दिन बचेगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, अभी से। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन आपके माइंड को काम, रिलैक्स और स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया, आप मेडिटेशन का वीडियो देख सकते हो। सर्च करोगे गोल्डन एसो मेडिटेशन, आपको मिल जाएगा, बस उसको फॉलो कर लो, ठीक है। या फिर खुद से आपको मेडिटेशन आता है वो कर सकते हो। एक्सरसाइज करना है, फिजिकली भी फिट बनाना, ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। थोड़ा मोड़ा कुछ भी वॉक कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। और मेंटली स्ट्रांग करने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए आपको अफर्मेशन का हेल्प लेना चाहिए। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम गोइंग टू अचीव इट, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें बोलो। आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट, ठीक है। मेरा तो अफर्मेशन यही था, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, ठीक है। तो ये 3 अफर्मेशन मैं हमेशा बोलता था, और कुछ चीज़ें मैं बोलता था कि हाँ मैं करूँगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो और कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे मतलब पॉजिटिव रहना अपने आप को, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए पॉजिटिव से बदलो। विजुलाइज बिफोर ईच मॉक टेस्ट, ये आपको जो एग्जाम हॉल का जो फियर है ना, उसको दूर करने का यही एक जरिया है कि जब भी मॉक लगाओ ना, उससे पहले विजुलाइज करो कि मैं जो मॉक दे रहा हूँ मैं अपने घर पे नहीं, अपने एग्जाम हॉल में देने वाला हूँ। सबसे पहले आइज क्लोज कर लो, सोचो एग्जाम हॉल में अब स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट में। विजुलाइज करो, सब लोग आपस में लड़के इधर उधर, लड़के लड़की बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ प्रोसेस करके आप बैठ गए। उसके बाद एग्जाम हॉल को ले लियो, और आपको विजुलाइज करना है कि आप काम, रिलैक्स, एकदम चीयरफुल होकर के एग्जाम अपना दे रहे हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये जब बार बार एकदम अच्छी चीज़ें विजुलाइज करते हो ना, पहले से सिनेरियो को भाप लेते हो जो होने वाला एग्जाम हॉल में,
तब आपके साथ वहाँ पे उतना पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होता, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए हो क्या करना है कि आपको विजुलाइज करना है एग्जाम हॉल का सिनेरियो हर मॉक देने से पहले। इस टाइम पे आपको क्या करना है प्रिपरेशन के टाइम पे कि नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। एक नेगेटिव कमेंट्स ना आपके पूरा प्रिपरेशन को भंग कर सकता है। अगर कोई बोल दिया ना अरे बेकार कर रहे हो, तुम जानते हो भैया को, वो टॉपर थे ना हमारे कॉलेज में, लेकिन उनका भी नहीं हो पाया। प्री तो हो जाता लेकिन मेंस नहीं हो पाता है, या फिर 4 साल से वो बेकार उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। इसलिए किसी भी नेगेटिव पर्सन के आसपास रहना ही नहीं, दूर रहना है, उनसे दूरी बना कर रखनी है प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स देखो आएंगे जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। जब भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव में बदलो। जैसे नेगेटिव आने लगे यार मेरा लगता नहीं हो पाएगा, मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, मार्क्स इंप्रूव होगा और ज़रूर होगा, मैं इतना इंप्रूव करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगे उसको पॉजिटिव में बदल लो तुरंत, उसको नेगेटिव को हावी नहीं होने दे। याद रखना कि हमेशा जो पॉजिटिव थॉट्स का जो संख्या होना चाहिए तुम्हारे मन में, आपके मन में, वो ज़्यादा होना चाहिए नेगेटिव थॉट्स से। और आपका मन में एक ही फोकस होना चाहिए, जो आपका टारगेट है 340 और जो आपका पोस्ट है वो। ठीक है, एक टारगेट इसको दिखना चाहिए, खाते सोते जागते, जब भी सो रहे हो तो आपको मन में सोच रहे हो कि 340 लाना है, 340, हाँ 340 प्लस, 340 प्लस आपके मन में रिपीट होना चाहिए। बार बार इसको रिपीट करो, इस माइंड को ना इसको फेवरेट नंबर बना लो। ठीक है, देखना कैसे धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुँच जाते हो। और याद रखना लिमिटेड रिसोर्सेज, हड़बड़ी में ना सक्सेस जल्दी पाने के चक्कर में क्या करते हैं ना लोग, इधर से बता दिया कि इस बुक को फॉलो करो तो वो ले आते हैं, अगर वो बोल दिया इसको फॉलो कर दो तो वो ले आते हैं, और ऐसे करके हर सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक्स आते हैं। नहीं, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। सभी बुक में एक ही चीज़ का मटेरियल माल होता है। ठीक है, 95% चीज़ें सेम ही होती है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है। तो आपने जिस बुक से पढ़ा है प्री तक, उसी पे ट्रस्ट करना और उसी को बार बार रिवाइज करना। याद रखना मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, यही है राज। मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन प्लस सक्सेस। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मॉक टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत। मेंटली स्ट्रांग अभी से अपने आप को बनाओ। ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंट काम बनाओ, अपने आप को डिजर्विंग बनाओ कि आप ऑफिसर लाइक अभी से बनना शुरू कर दो। फील करो कि मैं ऑफिसर हूँ। कैसा बिहेव करोगे आप अगर आप ऑफिसर बन जाओगे, तो वैसा आपको प्रिटेंड करना है। ठीक है, बस हो गया। अब उसके बाद मैं बोलूँगा बस बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके अगर मैं कर सकता हूँ, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है मेरा, वहाँ से अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और याद रखना आपके मन में ये होना चाहिए कि जो 2025 का जो होली मैं बनाऊँ ना, वो सिलेक्शन वाली होली होनी चाहिए, ऑफिसर वाली होली होनी चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही बेरोजगार वाली होली जिसमें मन नहीं लगता, ऑफिसर वाली होली होनी चाहिए। ठीक है, और एक और ऑफर मैं आपको देने वाला हूँ, जितने लोग भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है तो मैं आपको डांस में खुद सिखाऊंगा। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं खुद डांस सिखाऊंगा। ठीक है, और इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। डिफिकल्ट जर्नी है, आसान नहीं है, अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा, लेकिन इस जर्नी में मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। कुछ ना कुछ बीच बीच में आपके लिए लाता रहूँगा वीडियोस वगैरह, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले, आप हमेशा अपने सही रास्ते में आगे बढ़ते रहें। तो बोल बोल के मैं थक गया हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मेरा एफर्ट सही लग रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें भाई। ठीक है, कुछ आपके दोस्त हैं उनको भी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।